स्वागत है सभी का। इस वीडियो में हम सोशल साइंस के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स सभी से मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और ये हमारे समाजी विज्ञान के एमसीक्यू सीरीज़ का तीसरा क्लास है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 2 क्लासेस कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक उन दोनों क्लासेस को नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में दोनों क्लास का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 4 महान सत्यों की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? तो 4 महान सत्यों की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म नहीं होगा, सिख धर्म भी नहीं होगा, हिंदू धर्म भी नहीं होगा। ये किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म। फिर अगला है, निम्न में से किस स्थान का संबंध गौतम बुद्ध के जन्म से है? तो किस स्थान का संबंध है गौतम बुद्ध के जन्म से? इसे आप सबको पता होना चाहिए, लुम्बिनी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, आगे भी एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो किस धर्म के भिक्षुओं के लिए किया गया था? तो इसे आप याद रखेंगे, बौद्ध धर्म। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? कौन सा मौर्य शासक इसका अनुयायी बना था बौद्ध धर्म का? तो इसे आप याद रखेंगे, समुद्रगुप्त नहीं होगा, बृहद्रथ भी नहीं होगा, अशोक। अशोक मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। चंद्रगुप्त भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोक। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिर है, गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? तो इटली नहीं होगा, बेल्जियम नहीं होगा, हंगरी नहीं होगा। किससे प्रभावित थी? तो ग्रीस। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से? गोपुरम नहीं होगा, मंडपम भी नहीं होगा, गर्भगृह भी नहीं होगा, हर्मिका। हर्मिका शब्द बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? जो स्थित नहीं है वहाँ उत्तर प्रदेश में, इसे आपको बताना है, मतलब बाकी 3 वहाँ स्थित हैं। तो देखिए, चौखड़ी भी वहाँ स्थित है, धमेक भी वहाँ स्थित है और रामभर भी वहाँ स्थित है, लेकिन भरहुत वहाँ स्थित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखेंगे। फिर अगला है, तीसरा बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित किया गया था? तो तीसरा बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित किया गया था? श्रावस्ती नहीं होगा, तक्षशिला में भी नहीं, रंगून में भी नहीं। कहाँ आयोजित किया गया था? तो पाटलिपुत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश राज्य में खजुराहो के स्मारक खालिस्तान वंश के उत्कृष्ट निशान है। तो किस वंश के उत्कृष्ट निशान है? तो इसे आप याद रखेंगे, चंदेल वंश का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का एक शासक अजातशत्रु खालिस्तान का पुत्र था। तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये किसका पुत्र था? बिंबिसार का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागदशक, उदायन और अनिरुद्ध ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? इसे आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा? बिंबिसार के द्वारा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्णदेवराय, समुद्रगुप्त और अशोक ये सब कट जाएंगे यहाँ से। फिर है, किस वंश ने महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण किया था? तो किस वंश ने किया था? इसे भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चेरा नहीं होगा, सातवाहन नहीं होगा, चोल वंश भी नहीं होगा, पल्लव वंश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारकों का निर्माण खालिस्तान द्वारा करवाया गया था। तो किसके द्वारा करवाया गया था? इसे भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, चंदेल द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर अगला है, चोल वंश के अंतर्गत किसानों की बस्तियों को किस नाम से जाना जाता था? तो चोल वंश के अंतर्गत किसानों की बस्तियों को किस नाम से जाना जाता था? ऊर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन है, मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली बिहार में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था जो खालिस्तान कहलाता था। तो ये क्या कहलाता था? ये कहलाता था गण या संघ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। खालिस्तान संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है। तो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम? याद रखेंगे, 86th अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। याद रखेंगे, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है
और क्योंकि यह टीचिंग से संबंधित है इसीलिए टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, नोट डाउन कर सकते हैं। फिर अगला है, भारत के संविधान में पहली बार कब संशोधन किया गया था? तो कब किया गया था? 1951 में। इसे भी आप याद रखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट ही है। फिर अगला है, अनुच्छेद 21A को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया था? तो इसे लाया गया था 86th अमेंडमेंट के द्वारा, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी। तो याद रखेंगे आर्टिकल 21A, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, संविधान में किया गया कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है, जिसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? तो इसे आप याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या कहलाता है? भारत का लघु संविधान कहलाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर अगला है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था? तो किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था? तो इसे भी आप याद रखेंगे, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया? तो कौन सा शब्द जोड़ा गया था? इसे भी आप याद रखेंगे, ये भी पूछ दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन डी, सोशलिस्ट, समाजवादी। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा खालिस्तान के लिए होता है। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे, क्वेश्चन आर होता है, ये प्रश्नकाल होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर है, सुनामी खालिस्तान के कारण होती हैं। तो किसके कारण होती है सुनामी? तो इसे याद रखेंगे, अंडर वाटर वॉल्केनिक एक्टिविटी, पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि के कारण क्या होती है? सुनामी होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो इसे आप याद रखेंगे, अंडमान एंड निकोबार किस में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। फिर अगला है, निम्न में से कौन एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है हार्बर वेव? कौन सा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है हार्बर वेव? तो याद रखेंगे सुनामी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, किसी जलीय निकाय में निकट रूप से बिखरे द्वीपों की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती हैं? इसे भी आप याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्वीप समूह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर अगला है, खालिस्तान चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो कौन सा चैनल? 10 डिग्री। याद रखेंगे, ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन पहले ही इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहरीन, पेरू और मैक्सिको ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? तो इसे भी आप याद रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन पहले ही करेक्ट हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम एक ठंडी महासागरीय धारा है। फिर अगला है, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां सामान्य वनस्पति एवं वन्यजीव पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है बायोस्फीयर, जैवमंडल। याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? तो द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है, ये आपसे पूछे गए हैं। तो ये कहाँ स्थित है? याद रखेंगे, पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर अगला क्वेश्चन है, एक दिन में 2 बार समुद्र के पानी का लयबद्ध वृद्धि और गिरावट को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्या कहते हैं इसको? याद रखेंगे, इसे कहा जाता है टाइड, ज्वार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 35, भूकंप तरंगों को एक यंत्र खालिस्तान द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? सिज्मोग्राफ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। रिक्टर स्केल नहीं होगा, स्पीडोमीटर नहीं होगा, ओडोमीटर भी नहीं होगा। सिज्मोग्राफ द्वारा भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। फिर है, भारत कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित है? तो इसे भी आप याद रखेंगे, 4। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 37, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन था? तो इसे भी आप याद रखेंगे, कौन था? फ्रांस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन की आपूर्ति में कमी है तो संभावित परिणाम खालिस्तान होगा। क्या होगा ऐसी स्थिति में? डिफ्लेशन। राइट आंसर हो जाएगा अपस्फीति, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्या कहते हैं इसको?
इसको कहते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक खाली स्थान तब होता है जब सरकार का कुल व्यय उत्पन्न होने वाले राजस्व से अधिक होता है जिसमें उधार के पैसे शामिल नहीं होते हैं। तो ये क्या होता है? राजकोषीय घाटा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जब घाटा अधिक होता है तब कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? कीमत घटती है? नहीं। कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा भी नहीं है। कीमतें स्थिर रहती हैं, ऐसा भी नहीं है। कीमतें बढ़ती हैं। हाँ, जब घाटा अधिक होता है तब कीमतें क्या हैं? बढ़ती है। राइट आंसर हो जाएगा प्राइस इंक्रीज। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कीमतें बढ़ती हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 42, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जीएसटी के संबंध में जीएसटीआईएन का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटीआईएन का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो क्या होता है देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नोट होता है क्या? नहीं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन्फॉर्मेशन नंबर भी नहीं होता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेशन इनकम नंबर, ऐसा भी नहीं होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जीएसटीआईएन का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम किस वर्ष प्रवर्तित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? याद रखेंगे 1963 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? तो कितने सदस्य हैं? याद रखेंगे 33। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। फिर है, भारत में राजकोषीय नीति खालिस्तान द्वारा तैयार की जाती है। किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग नहीं होगा, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई भी नहीं होगा, डिफरेंट बैंक्स भी नहीं होगा। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 46, जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। निम्न में से किस वस्तु या सेवा पर जीएसटी लागू नहीं है? अब ये नहीं है वाला सवाल है, तो ये बात ध्यान देने वाली है कि बाकी 3 ऑप्शन ऐसा है जिस पर जीएसटी लागू है। तो चलिए ये देख लेते हैं किस पर लागू है। तो ऑटोमोबाइल पर जीएसटी लागू है, सैलून की सेवाएं, इस पर भी जीएसटी लागू है, और रेस्टोरेंट की सेवाएं, इस पर भी जीएसटी लागू है। लेकिन एल्कोहल, शराब पर जीएसटी लागू नहीं है, याद रखेंगे। अब जिस पर नहीं है वही इस सवाल का सही जवाब होगा, क्योंकि पूछा ही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्कोहल, शराब। तो इस तरह से हमने सोशल साइंस के 46 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और ये क्लास का पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा एमसीक्यू का। तो आगे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।